अपना संजीवन है, ये अपना संजीवन है, ये अपना संजीवन है। हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी वसंत भाग 2 कक्षा 7वीं पाठ क्रमांक 15 नीलकंठ इस पाठ का चौथा भाग पढ़ने जा रहे हैं। पिछली वीडियोस में इस पाठ का पिछला भाग हमने पढ़ लिया है। वह वीडियो पहले देखो, उसके बाद यह वीडियो देखो, ताकि आपको यह पाठ बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। पिछली वीडियोस में हमने क्या पढ़ लिया है उसके बारे में थोड़ा सा दोहराती हूँ। नीलकंठ ने सेनापति पद ग्रहण कर लिया था और नीलकंठ की मानवीयता का वर्णन महादेवी वर्मा जी ने इस पाठ में बहुत अच्छी तरह से किया है। विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की पदवी भी दी गई है और नीलकंठ को वसंत ऋतु में बाहर छोड़ना पड़ता था महादेवी वर्मा जी को। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। उसके आगे का भाग आज हम पढ़ने जा रहे हैं। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। देखो बच्चों, आपको भी मालूम होगा कि मोर वर्षा ऋतु में मनसोक्त बहुत ही आनंद से नाचता है, उसका नृत्य देखने लायक होता है। उसी तरह नीलकंठ और राधा का भी सबसे प्रिय ऋतु कौन सा था? तो वर्षा ऋतु था। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सहज आहट पा लेते थे और तब उनकी मंद केका की गूंज अनगूंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। देखो, जब आसमान में मेघ उमड़ घुमड़ कर आते थे, यानी बारिश के पहले ही वो सजग रहते थे कि कब ये बारिश आएगी और कब हम नाचेंगे। उसके पहले ही उनका स्वर यानी उनकी मंद केका की गूंज सारी ओर बिखेर देते थे। कब बारिश आएगी इसका इंतजार उन्हें लगता था। आगे देखो बच्चों, मेघ की गर्जन के ताल पर ही उनके तन्मय नृत्य का आरंभ होता था। मेघ के गर्जन यानी जब मेघ बादल आते हैं तो वो गरज के आते हैं, तूफान के साथ आते हैं, बिजली गरजती है, चमकती है, उसके साथ साथ बारिश होती है। तो मेघ के गर्जन के ताल पर उनका तन्मय नृत्य भी आरंभ होता था। और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता और उसकी केका का स्वर उतना ही मंद्र से मंद्रतर होता जाता था। देखो बच्चों, जब बिजली चमकती थी और बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र यानी जोरदार जो बारिश होती थी, उसी तरह नीलकंठ का नृत्य भी वेगवान होता जाता था और उसका जो केका का स्वर था वो थोड़ा धीमी धीमी होता जाता था। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाते थे। वर्षा यानी बारिश जब रुक जाती थी तो उनके जो पर होते हैं वो गीले हो जाने के बाद, वो बारिश थम जाने के बाद यानी रुक जाने के बाद दाहिने पंजे पर दाहिना पंख ऐसे फैलाकर सुखाने के लिए वो बैठ जाते थे। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी पी कर पंखों का गीलापन दूर करते रहते। कभी कभी नीलकंठ और राधा क्या करते, बारिश से भीगे हुए उनके जो पंख होते थे उसे सुखाने के लिए उस पंखों से टिपकने वाले जो बूंदे थी पानी की, वो चोंच से पी पी कर पंखों का गीलापन दूर करने का प्रयास वो दोनों करते रहते थे। इस आनंद उत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है। देखो बच्चों, ये बहुत ही नीलकंठ और राधा बहुत ही आनंद से यहाँ वहाँ घूमते रहते थे, नृत्य करते रहते थे। लेकिन उसी आनंद में, इस आनंद उत्सव में एक रागिनी, बेमेल स्वर की रागिनी, देखो बेमेल स्वर की रागिनी यानी कुछ तो नकारात्मक यहाँ पर होने वाला है। वो कथा, करुण कथा आगे हम सुनने वाले हैं। देखो क्या होता है नीलकंठ और राधा के साथ। एक दिन मुझे किसी कार्य से नकाश कोने से निकलना पड़ा।
और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। इस बार किसी पिंजड़े की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफ़ेद डोरे से कान में बंधे ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। देखो बच्चों, एक दिन महादेवी वर्मा जी नकास कोने से निकल रही थी। नकास कोना यानी जहाँ पर सब चीज़ें मिलती है, जहाँ पर मंडी होती है, पंछी बेच जाते हैं, फल मिलते हैं, वो जो मंडी होती है उसे नकास कोना कहते हैं। वहाँ से महादेवी वर्मा जी गुजर रही थी कि उसी वक्त बड़े मियाँ की जो चिड़िया की दुकान थी, चिड़िया बेचने की दुकान थी, उस बड़े मियाँ ने फिर से महादेवी वर्मा जी की कार को रोक लिया है। लेकिन इस बार महादेवी वर्मा जी ने तय कर लिया था, संकल्प करना यानी तय करना कि मैं कुछ भी एक भी पंछी नहीं ले लूँगी, खरीद नहीं लूँगी, यह उसने तय करके लिया था। फिर भी क्या वो पंछी खरीदती है या नहीं, हम आगे देखते हैं। बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफ़ेद डोरे से कान में बंधे ऐनक यानी चश्मा को ही अपने ध्यान का केंद्र बना दिया था। देखो आगे। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान ही थी। उसने उसके मूंछ से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह कड़ी ही नहीं हो सकती थी। देखो, महादेवी वर्मा जी ने तय कर लिया है कि मैं आज एक भी पंछी नहीं खरीदूंगी। ये तय करने के बाद भी महादेवी वर्मा जी का ध्यान एक ऐसी मोरनी के पास जाता है। देखो कौन है वो मोरनी। देखो, एक छोटी सी मोरनी है जो बड़े मियाँ के पैरों के पास है। वो कैसी है देखो, उसके दोनों भी पंजों की उंगलियां टूट गई है। ऐसी वो मोरनी है, जैसे राधा जैसी ही वो मोरनी दिखाई दे रही है, यानी उनके घर में जो राधा नाम की मोरनी है उसी तरह की ये भी मोरनी है, लेकिन उसके दो पंजों की उंगलियां टूट गई है। आगे देखो, क्या उस पर तरस आकर महादेवी वर्मा जी उसे खरीद लेती है या नहीं। बड़े मियाँ की भाषण मेल फिर दौड़ने लगी। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ी मारने बेचारी का क्या हाल किया है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है। आप न आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता, पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ। हमेशा की तरह बड़े मियाँ यानी जो चिड़िया बेचने वाला वो दुकानदार है उसे बड़े मियाँ कहा जाता है। हमेशा की तरह उसका भाषण मेल शुरू है, यानी बोलना शुरू ही है कि वो महादेवी वर्मा जी को बता रहा है कि वो कमबख्त चिड़ी मारने ये बेचारी मोरनी का क्या हाल किया है। देखो, ये मोरनी तो आप नहीं आती हो तो मैं ये मोरनी किसे देता, उस चिड़िया मार को ही दे देता वापस। लेकिन आप जो आई है, फिर भी मुझे लग रहा है कि ये अधमरी मोरनी आपको मैं कैसे बेच दूं। आगे देखो, सारांश यह कि 7 रुपये देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। उंगलियां वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु वह टूट जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। तब उसे जालीघर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। देखो बच्चों, आखिर महादेवी वर्मा जी ने उस अधमरी मोरनी को खरीद ही लिया है। कितने रुपए में खरीदा है? 7 रुपये में खरीद लिया है। अगली सीट पर रखवा कर वो घर ले गई है। फिर से एक बार उसका जो पढ़ने लिखने का कमरा था वो अस्पताल बन गया। क्यों अस्पताल बन गया होगा? क्योंकि वो जो मोरनी थी वो अधमरी यानी वो जख्मी थी, उसके पंजों को जख्म हो गई थी। तो पंजों की मरहम पट्टी करना, उसकी देखभाल करना, इतने में 1 महीना बीत गया। तब वो अच्छी हो गई। उंगलियां वैसे ही टेढ़ी मेढ़ी रही, लेकिन वो थोड़ा सा डगमगाती हुई चलने तो लगी है। और जालीघर में उसका नाम क्या रखा है? कुब्जा। कुब्जा का अर्थ ही है कुबड़ी जो होती है उसे कुब्जा कहा जाता है। आगे देखो बच्चों, नाम के अनुरूप वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे, अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती। चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, न वह किसी को
नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए, जिसको वह पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूंठ जैसे पैरों से सब और छितरा दिए। देखो बच्चों, नाम के अनुरूप ही उसका स्वभाव भी कुब्जा ही प्रमाणित हुआ, यानी वो सब के साथ अच्छी तरह से बर्ताव नहीं करती थी। अब तक तो राधा और नीलकंठ बहुत ही अच्छी तरह से घुल मिल के वहाँ पर जाली घर में रहते थे, लेकिन कुब्जा आने के बाद देखो यही कहानी है। इसके पहले ही हमने सुना है कि आनंदोत्सव में कौन सी रागिनी बेमेल स्वर बज उठता है। यही बेमेल स्वर यानी एक करुण कथा है कि राधा और नीलकंठ के बीच में बेमेल स्वर लेकर कौन आया है, तो कुब्जा आई है। देखो कुब्जा का स्वभाव अच्छा नहीं है। कुब्जा सबको मारने दौड़ती थी, चोट से मार मार कर राधा की कलगी जो थी वो भी नोच डालती थी, पंख नोच डालती थी। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ को कुब्जा बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन कुब्जा को नीलकंठ बहुत पसंद था। न किसी जीव जंतु से वह कुब्जा मित्रता बनाती थी, सिर्फ और सिर्फ नीलकंठ के पास रहना चाहती थी और नीलकंठ के नज़दीक किसी प्राणी को या पंछी को आने नहीं देती थी। और उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए थे। राधा हमेशा उसे छिपाए रखती थी और उस पर बैठी रहती थी। जब कुब्जा को यह मालूम हुआ कि उसने 2 अंडे दिए हैं, उन अंडों को चोंच से मार मार कर सारे अंडे तितर बितर कर दिए और फोड़ डाले। देखो कैसी थी कुब्जा, नाम से ही कुब्जा थी और उसका स्वभाव भी कुब्जा ही था। आगे देखो, इस कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत ही हो गया। देखो बच्चों, ये जो कुब्जा का बर्ताव था वो बहुत ही बेकार था। यह देखकर नीलकंठ बहुत ही दुखी हो गया है, क्योंकि राधा के पास तो नीलकंठ को जाने ही नहीं देती ये कुब्जा, इसलिए नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत ही हो गया। वो बहुत दुखी हो गया है। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहाँ से बहुत पुचका कर मैंने उतारा। एक बार मेरी खिड़की के शेड पर छिपा रहा। देखो, अप्रसन्न होकर दुखी होकर नीलकंठ यहाँ वहाँ भागने लगा। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा। कई बार वो भूखा प्यासा ऐसे ही रहने लगा, आम के पेड़ों की डाली पर बैठता रहा। कई बार वो महादेवी वर्मा जी की जो खिड़की थी, उनके पढ़ने लिखने कमरे की खिड़की थी, उस पर भी आकर बैठता था, शेड पर जाकर ऊपर बैठता था। उसका मन प्रसन्न नहीं था, इसलिए उसका मन किसी में भी नहीं लग रहा था। आगे देखो बच्चों, मेरी दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता रहती थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपा कर बैठता था। मेरे पुकारने पर भी उसके न उठने पर संदेह हुआ। बच्चों देखो, महादेवी वर्मा जी जब भी नीलकंठ को दाना पानी देने के लिए जाती थी तो वह अपने पंख मंडलाकार बनाकर वहाँ बैठता था, लेकिन उस वक्त पहला जैसा तेज उनके आँखों में नहीं था। आँखों में एक शून्यता रहती थी और थका थका सा लगता था। लेकिन महादेवी वर्मा जी को इतना पंछियों के बारे में मालूम नहीं है, अनुभव नहीं है, इसके कारण उनके दिमाग में कुछ नहीं आया। थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा, ऐसा महादेवी वर्मा जी को लग रहा था, क्योंकि कुब्जा का स्वभाव उन्हें भी मालूम था। थोड़े दिन बाद वो सब एक हो जाएंगे, ऐसा उन्हें लगता था। लेकिन देखो, अंत में 3-4 मास उपरांत एक दिन सवेरे जब नीलकंठ पूछ पंख फैलाए बैठा था, तो जैसे महादेवी वर्मा जी को लगा कि शायद इसने अपने पंखों के नीचे खरगोश के बच्चों को छिपाकर बैठा है। और महादेवी वर्मा जी ने जब उन्हें पुकारा तब भी वो उठा नहीं है। तब महादेवी वर्मा जी को संदेह हुआ, शंका हो गई कि
कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो हुआ है। क्या हुआ होगा देखो बच्चों, आगे हम देखते हैं। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका है। न उसे कोई बीमारी हुई, न उसके रंग बिरंगे फूलों के तबक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। मैं अपने शाल में लपेटकर उसे संगम ले गई। जब गंगा की बीच धार में उसे प्रवाहित किया गया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो निश्चेष्ट सी कई दिन कोने में बैठी रही। वह कई बार भाग कर लौट आया था। अंत वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी। देखो बच्चों, क्या होता है, सच में बहुत ही दुखदायक घटना घट चुकी है। वास्तव में नीलकंठ मर गया है। नीलकंठ तो मर चुका है। क्यों मर गया इसका उत्तर तो महादेवी वर्मा जी को कुछ मालूम नहीं हुआ, क्योंकि नीलकंठ बीमार भी नहीं था, उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी। लेकिन बच्चों, आपको ध्यान में आ चुका होगा कि नीलकंठ के मरने का कारण क्या होगा। ज़रा सोचो कि कुब्जा का जो भी कुछ बर्ताव रहा सबके साथ, नीलकंठ के साथ, राधा के साथ जो बर्ताव रहा, उसी के कारण नीलकंठ मर गया होगा। आपको भी मालूम है, जब वो मर चुका था तब महादेवी वर्मा जी ने अपनी शाल में उसे लपेटकर जो दो नदियों का संगम होता है वहाँ पर उन्होंने उसे उस पानी में, गंगा की धार में उसे प्रवाहित किया है। प्रवाहित करते समय उसके जो पंख थे वो फैलाकर किसके समान लग रहे हैं, चंद्रिकाओं के समान बिंबित प्रतिबिंबित होकर बहुत चौड़े विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठे हैं। यानी सारा जो पानी था वो मानो कि मोर के पंख फैलाए हैं, ऐसा ही लग रहा था। नीलकंठ के न रहने पर राधा भी बहुत दुखी हो गई थी। एक कोने में जाकर वो बैठा करती थी। बहुत दिन तक तो वो नीलकंठ का इंतज़ार करती रही, लेकिन आखिर नीलकंठ फिर से वापस नहीं आ पाया है। आगे देखो क्या होता है। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। खोज के क्रम में वह प्राय जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन आम से उतरी ही थी कि कजली, अल्सेशियन कुत्ती, सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया। परिणामतः कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। इस बार उसका कलह, कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया न जा सका। परंतु इन 3 पंक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। देखो बच्चों, इस परिच्छेद में कुब्जा पहले तो नीलकंठ के पास किसी को जाने नहीं देती थी। राधा को भी राधा के साथ झगड़ा करती थी। फिर नीलकंठ के मर जाने के बाद कुब्जा का हाल क्या होता है इसके बारे में दिया है। देखो, कुब्जा ने कोलाहल के साथ नीलकंठ का खोजना शुरू किया, आरंभ किया। जब भी जालीघर का दरवाजा खुल जाता, जल्द से जल्द वो बाहर जाती थी। आम, अशोक, कचनार के वृक्षों के डालियों पर वह नीलकंठ को ढूंढती थी। और एक दिन क्या होता है, आम से उतरी ही थी, यानी आम के वृक्ष से उतर रही थी। उसी वक्त कजली यानी एक कुत्ती का नाम है, अल्सेशियन कुत्ती का नाम, उसके सामने पड़ गई। और स्वभाव के अनुसार कुब्जा ने उसके साथ भी वैसा ही बर्ताव किया जैसे अन्य पशुओं के साथ वो करती थी, यानी द्वेष का बर्ताव। उस कजली पर भी उसने चोंच से जोर जोर से प्रहार किए। और चोंच से प्रहार करते वक्त कजली कुत्ती के भी 2 दांत उसके गर्दन पर लगे। किसके गर्दन पर? कुब्जा के गर्दन पर। और इस बार उसका कलह, कोलाहल यानी उसका जो शोर मचाना था वह द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया न जा सका। उस वक्त कुब्जा भी मर गई है। परंतु इन 3 पक्षियों ने, 3 पक्षी कौन कौन से? नीलकंठ, राधा और कुब्जा की जो प्रकृति की भिन्नता थी, स्वभाव की भिन्नता थी, उसका बहुत नज़दीक से महादेवी वर्मा जी को परिचय हो गया। वह यादें वो आज भी वैसे ही उनके दिमाग में है।
और उसे बहुत विशेष महत्व महादेवी वर्मा जी दे रही है। आगे देखो बच्चों, राधा प्रतीक्षा में ही दुकेली है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। देखो बच्चों, राधा अब नीलकंठ की प्रतीक्षा में अकेली दुकेली यानी जो अकेला न हो, अभी भी वो अकेली नहीं समझती है खुद को। नीलकंठ मेरे साथ आएगा ऐसा ही उसे लगता है, हमेशा वो उसकी प्रतीक्षा में ही लगी रहती है। आषाढ़ में जब आकाश में मेघाच्छन्न हो जाता है, आकाश यानी मेघ गरज कर आते हैं, तब बहुत ही ऊंची झूले पर जाकर वह कभी अशोक की डाल पर यहाँ वहाँ जाकर अपनी केका यानी मयूर की जो पुकार होती है, बोली होती है, उसे केका कहा जाता है, तीव्रतर करके नीलकंठ को अभी भी वो बुलाती रहती है। राधा को अभी भी मालूम नहीं है कि नीलकंठ मर गया है। अभी भी राधा खुद को अकेली नहीं समझती है, मेरे साथ तो नीलकंठ है ऐसा ही उसे लगता है। उसे नीलकंठ की मर जाने की खबर आज तक मालूम नहीं है। बच्चों, नीलकंठ यह पाठ बहुत ही अच्छा है। महादेवी वर्मा जी ने इस पाठ से जो पक्षी पंछियों का जो प्राकृतिक रूप होता है, उनका जो स्वभाव होता है, उसके बारे में बहुत ही अच्छा प्रस्तुतिकरण इस पाठ में देने का प्रयास किया है। और इस पाठ से आपकी कल्पना शक्ति भी बहुत बढ़ जाती है। आपकी सोच वैसी होनी चाहिए। हर एक पंछी का स्वभाव एक समान नहीं होता है। हर एक पंछी दूसरों की मदद करने वाला नहीं होता है। जैसे मनुष्य में अलग अलग स्वभाव के मनुष्य होते हैं, उसी प्रकार पंछियों में भी अलग अलग स्वभाव आपको इस पाठ से दिखाई देते हैं। जैसे कि नीलकंठ उस जालीघर का सेनापति बना, सबकी मदद करता था, सबसे घुल मिल कर रहता था। उसी तरह राधा भी उसके पीछे पीछे रहती थी। और उसी में एक बेमेल स्वर कौन आया, वो थी कुब्जा। यानी कुब्जा का स्वभाव उन दोनों से बहुत ही अलग था। कुब्जा नाम की तरह ही वो स्वभाव से भी कुब्जा ही थी। अच्छा बर्ताव नहीं करती थी, सबसे वो चिढ़ती थी, झगड़ा करती थी, द्वेष करती थी, प्रेम किसी से नहीं करती थी। तो ऐसे अलग अलग स्वभाव आपको इस पाठ से समझ में आ चुके हैं। तो बच्चों, आपको यह वीडियो बहुत अच्छी तरह से देखना है, समझना है और इस पाठ में जो भी कुछ संयुक्ताक्षर आए हैं वो अपने काफियों में लिखने का प्रयास करना है। धन्यवाद।